Good morning all of you. Today's our main target is to cover CGST Amendment Act 2018. मीन्स ये आप लोगों का इतना ज़बरदस्त डेडिकेशन है टुवर्ड GST. संडे है, छुट्टी वाला दिन है, ठंड है और मोर ओवर आज लास्ट डे है 3B फाइल करने का. फिर भी हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम CGST एक्ट में जो अमेंडमेंट आ रहे हैं और जो 1 फैब से एप्लीकेबल होने वाले हैं उनके एप्लीकेबल होने से पहले हम उनसे कंफर्टेबल हो जाएं. राइट, एक प्री रिक्वेस्ट समझ लीजिए है, हम CGST एक्ट अमेंडमेंट को तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हमारे पास CGST एक्ट जो पुराना है उसकी अच्छी नॉलेज हो. क्यों? क्योंकि अगर हम CGST पुराने एक्ट को भी पूरा डिस्कस करेंगे और ये करेंगे तो पूरा कोर्स हो जाएगा हमारा. जो CGST अमेंडमेंट एक्ट आया वो सिर्फ 9 पेजेस का है और जो हमारा ओल्ड एक्ट है वो 103 पेजेस का है. उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं जो कि बहुत डिज़ायरेबल चेंजेस थे. आपने 1 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा होगा उसके अंदर आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की होंगी जिसको उन्होंने रिमूव किया है. बहुत अप्रिशिएबल चेंजेस आ रहे हैं जो हमारा ये अमेंडमेंट एक्ट है. ओके, हम स्टार्ट हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं. हम एक एक सेक्शन लेंगे जिसके अंदर चेंजेस है. आई थिंक हैंड आउट सबके पास है तो लिखने की या कुछ भी करने की कोई टेंशन नहीं है. सिर्फ मेन कंसंट्रेशन हमारी समझने की है कि हमें समझ में आ जाए जो हमसे रेलिवेंट पोर्शन है. राइट, तो हम एक एक सेक्शन लेंगे जिसमें चेंज आया है, ना कि सारे जिसमें चेंजेस आए हैं. ओल्ड प्रोविज़न क्या था, न्यू प्रोविज़न क्या है, फिर उसके बाद उसके नीचे 1 या 2 लाइन में सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए समरी दी गई है. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है जो कि आई थिंक सभी को पता होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में एजुकेटिंग अथॉरिटी दी है. इसके अंदर मेन जो हेडलाइन आपके पास बोल्ड हुआ है रेड लाइन से वो काटा हुआ है. डिलीटेड पोर्शन इज द ओल्ड वन लाइक द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. ये नेम आप सब लोग जानते हैं, अब चेंज होके CBIC हो गया है. दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. Now, what is our adjudicating authority? Adjudicating authority means authority appointed, authorized to pass any order or decision under this act, but does not include. ठीक, इसके अंदर हमारे पास जो अथॉरिटी इंक्लूडेड नहीं है ये 6-7 अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंदर एक CBEC था जिसका नेम अब चेंज हो गया है. तो ये सिंपल सा अमेंडमेंट है हमारे पास. फिर सेकेंड अमेंडमेंट है इसमें अथॉरिटी रेफर टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 117. सेक्शन 117 किससे डील करता है, हमारा एंटी प्रॉफिटरिंग से डील करता है. उसको भी इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है. इस बात का मतलब वो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी नहीं है. इस बात का मतलब जो भी हमारी एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी डिसीजन लेगी वो नॉन अपीलेबल होगा. मैं रिट पिटीशन वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपील की बात कर रही हूँ. एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी से निकाल दिया गया है. निकाल देने का मतलब क्या है, जो वो ऑर्डर पास करेगी कौन सी एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, उसको भी ऐड इसमें करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो अथॉरिटी जो भी पास करेगी वो हमारे पास अपीलेबल नहीं है. और आई थिंक ये बहुत दूर की बातें हैं, जस्ट आपके नॉलेज में आपको पता हो कि उसको एक्सक्लूड क्यों कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ उसका. ठीक है, मुझे पता है ये बहुत दूर की बात है और अभी हम केस वेस लड़ने वाले नहीं है, कोई अपील में जाने वाले नहीं है. जस्ट हमने कोई सुनी हो तो बात कहीं ना कहीं दिमाग में रिटेन हो जाती है. राइट, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है हमारे पास. सर प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कहीं भी कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें तो. थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि बेसिकली एंटी प्रॉफिटिंग आप सब लोग जानते होंगे. एंटी प्रॉफिटिंग के बारे में जानते हैं सब लोग? हाँ, नहीं? चलिए तो थोड़ा सा बता देते हैं एंटी प्रॉफिटिंग का. अभी हमारे पास एक जजमेंट भी आई है और केस भी हुआ है एक कंपनी पे, बहुत बड़ी कंपनी है. बेसिकली क्या था कि जब GST आया तो GST के अंदर गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि भाई GST आने से कस्टमर का फायदा होगा, कस्टमर का फायदा होना है GST आने से. तो हुआ क्या, हमने पूछा कि कस्टमर का फायदा कैसे होगा, तो कंपनी वालों ने बोला, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कंपनी वालों को कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते थे पहले कुछ चीजों का ITC नहीं मिला करता था. आज के बाद GST में तुम्हें उन चीजों का ITC भी मिला करेगा. जब हमें ITC अवेल मिलने लगेगा तो हमारी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी कॉस्टिंग. अब जैसे कि सपोज करो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, पहले मैं कैमरा परचेज करता था लेकिन मुझे उसका ITC नहीं मिलता.
लेकिन क्योंकि आईटीसी क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि मैं लगाता था सर्विस टैक्स और लगकर आता था वैट, ठीक है। लेकिन आज कैमरे का मेरे को आईटीसी मिल रहा है, मैं जो भी परचेज करता हूँ अपने यहाँ सब चीज आईटीसी मिल रहा है, तो क्या मेरी जो सर्विस देने की कॉस्ट है वो कम हो गई होगी या नहीं? तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जब तुम्हारी कॉस्टिंग कम हो गई है, जब तुम्हारी कॉस्टिंग कम हो गई है, जितना प्रॉफिट आप पहले रखते थे आज भी उतना ही प्रॉफिट रखो। अगर आपने अपनी प्रॉफिट को बढ़ा दिया, अगर आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो तुमने क्या करा, जीएसटी आने से जो चीजें सस्ती होने वाली थी अगर वो आपने नहीं करी तो आपने किसका नुकसान करा, कस्टमर्स का नुकसान करा। तो हम इस चीज को नहीं सहेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे एंटी प्रॉफिटिंग। क्या कमेटी बनाएंगे? एंटी प्रॉफिटिंग कमेटी बनाएंगे। और एंटी प्रॉफिटिंग जो हम कमेटी बनाएंगे उसमें क्या बोलेंगे कि आप चेक करो मैगडी की जाकर, हर कंपनी की जाकर चेक करो कोस्ट शीट, और कोस्ट शीट को चेक करने के बाद चेक करो कि इनकी जो पहले कॉस्टिंग थी और अब जो कॉस्टिंग है उनमें फर्क क्या है, और अगर वो कॉस्टिंग कम हो गई है क्या इन्होंने अपने प्राइस कम किए या नहीं किए। अगर आपने नहीं करे तो इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हो। आगे चल के अगर आप देखोगे एक रूल दिया हुआ है, रूल 21 और सेक्शन दिया हुआ है 29 सेक्शन ये कहता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने रूल 21 का वायलेशन करा। जब मैं रूल 21 को पढ़ता हूं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें एंटी प्रॉफिटिंग आई थिंक हमारा सेक्शन 171 है कि अगर आपने 171 सेक्शन का वायलेशन करा तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो उन्होंने क्या बनाई है, एंटी प्रॉफिटिंग कमेटी बनाई। और अब इन्होंने क्या डाल दिया यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट में कि जो ये एंटी प्रॉफिटिंग कमेटी है इसके खिलाफ आप अपील में भी नहीं जा सकते, इसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया। इनका ये पर्पस था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, मैडम अभी रिसेंट में कोई केस चल रहा है हिंदुस्तान लीवर पे या किसी पे 536 करोड़ का, क्लियर हुआ। तो इनका पर्पस क्या हुआ इस अमेंडमेंट को लाने का कि आप अपील में भी नहीं जा सकते, ये बिल्कुल एक सेपरेट है। और आपको भी पता होगा कि जो सीबीएसई की हमारी साइट है, अब हम सीबीएसई नहीं डालते उस पर, और डालते भी हो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, सीबीआईसी बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हमेशा जब भी आप सेमिनार में आए, कभी भी आए, तो थोड़ी सी अपनी वर्किंग करके आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को नॉलेज करना चाहिए कि हम ये मान के चलते कि आपको चीजों की नॉलेज होगी, बस हमें यहाँ पर उस पर फ्रेशनेस लानी। एंटी प्रॉफिटिंग क्लियर है? हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। सो हमारे पास सेक्शन 2 कवर होता है जिसके हमने अंदर एजुकेशन अथॉरिटी को देखा कि हमारे पास कैसे सीबीएसई सीबीआईसी में कवर हो गया, और एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को वहाँ से हमारे पास एक्सक्लूड कर दिया गया। आई थिंक ये इनिशियली जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था आपने न्यूज़पेपर में बहुत ऐड देखे होंगे, मुझे डव का तो बहुत ज़्यादा याद आता है। वो लिख रहे थे अपनी ऐड में, रिड्यूस बिकॉज ऑफ द जीएसटी, हमारे प्राइसेस जीएसटी की वजह से रिड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि आपको इनवॉइसेस पे शो करना एक तरह से प्रूफ था कि भाई हमने जीएसटी का इम्पैक्ट लेके अपने प्राइसेस रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एविडेंस तो देना है ना गवर्नमेंट को कि हमने प्राइस रिड्यूस जीएसटी की वजह से किया या किसी और रीज़न से हुए हैं, डिस्काउंट तो नहीं दे रहे हैं हम कोई। तो जो आप प्राइस जीएसटी के रीज़न से रिड्यूस कर रहे थे उसके लिए प्रॉपर्ली इनवॉइस में भी दिया गया, लोगों ने ऐड भी किया अच्छे से, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 इज बिजनेस वर्टिकल। ये हमारा डिलीट हो गया है। मीन्स पहले बिजनेस वर्टिकल क्या था, सपोज मैं चेयर मैन्युफैक्चरर भी हूँ, मैं शूज़ मैन्युफैक्चरर भी हूँ, और दोनों में दिल्ली में ही वर्क करती हूँ, तो हम दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इट वॉज द ऑप्शन, वी मे अवेल द रजिस्ट्रेशन ऑफ बोथ द बिजनेसेस, राइट। तो अब हमारे पास ये वाला प्रोविज़न डिलीट हो गया है। इसके साथ साथ इसके कुछ कंसेप्ट हमारे पास सेक्शन 25 में भी है, उसे ग्रेजुअली उसके साथ ही कवर करेंगे क्योंकि वहाँ 1-2 पॉइंट्स और हैं। तो अभी सिर्फ आप फॉर द टाइम बिंग इतना समझिए कि हमारे पास बिजनेस वर्टिकल की जो डेफिनेशन थी, बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन थी अगर मैं 2 तरह के बिजनेस करती हूँ और एक ही स्टेट में हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है 2 तरह के मैं रजिस्ट्रेशन हम ले सकते हैं। उसको फिर फर्दर अभी हम रजिस्ट्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट आया है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने और क्या चेंजेस प्रपोज किया है या हमारे पास आ चुके हैं, उसको उसके साथ हम देखते हैं। देन हमारे पास है सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 एक्सप्लेनेशन टू सर्विसेज। सर्विसेज की डेफिनेशन में हमारे पास क्लियरली दिया गया था, क्या सर्विस की डेफिनेशन थी, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। फाइन, हमारी सर्विस की डेफिनेशन क्या थी, जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है,
वो हमारी सर्विस है। अब प्रॉब्लम आई कि जब सिक्योरिटी हमारी ना तो गुड्स है ना वो सर्विस है, तो क्या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे जीएसटी लग सकता है? क्यों? क्योंकि जब सिक्योरिटी सर्विस नहीं है तो लाइक शेयर ब्रोकर है हमारे पास, वो हमें सर्विसेज दे रहा है तो उसके लिए वो ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो क्या उस ब्रोकरेज पे जीएसटी लगेगा? ये जबकि एफएक्यूज में क्लियर कर दिया गया था कि वो अलग सर्विस है और सिक्योरिटी तो सर्विस है ही नहीं, तो उस पर लगेगा। पर फिर भी रिमूवल ऑफ डाउट्स के लिए उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड की। वो क्या ऐड किया? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby clarified that the expression of service includes facilitating and arranging transaction in securities। इसका मतलब अब एकदम से क्लियर हो गया है कि शेयर ब्रोकर जो आप शेयर खरीदते परचेस करते हैं उसके लिए कोई ब्रोकरेज फीस देते हैं, कोई सर्विस फीस देते हैं, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, मीन्स वो आपसे जीएसटी इस पे चार्ज करेंगे। ओके, एनी डाउट इन दिस पॉइंट? कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? कोई और तो चार्ज नहीं करेगा, केवल आप जीएसटी करेगा। हाँ, नहीं, और तो कोई टैक्स बचा ही नहीं। कोई भी एग्जांपल दीजिए, और कौन सा टैक्स ले सकता है? इस पे डाउट था कि जीएसटी लगाना है कि ये भी सर्विस और गुड्स कुछ भी नहीं है। देखिए, गुड्स सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लग, कोई इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं। इनकम टैक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके परचेज सेल पे जो इनकम टैक्स में चेंजेस आए, पर कोई टैक्स उस पर नहीं लग रहा, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज पे क्या जीएसटी लगेगा? क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी तो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर ही हो गया ना। जो चीज़ सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या वो गुड्स और सर्विस है? अगर वो गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो मुझे जीएसटी पढ़ना ही नहीं है ना, और तो बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गए हमारे जीएसटी के अंदर। तो प्रॉब्लम आ रही थी कि उस सिक्योरिटी के सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे जो शेयर ब्रोकर हमसे ब्रोकरेज ले रहा है, सर्विस चार्जेस ले रहा है, उस पर कोई टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो कोई टैक्स क्या हुआ? सिर्फ जीएसटी, और कोई टैक्स तो हमें क्लिक करता ही नहीं ना। हम तो सब भुला वाइट वॉश किया है बाकी सब टैक्सेस पे, हम नहीं जानते क्या वैट था, क्या सर्विस टैक्स है, सबको भुला के हम जीएसटी के अंदर आ गए हैं। एज अ फ्रेश हम सब कुछ लिख रहे हैं, तो हमें तो जीएसटी के अलावा कुछ पता ही नहीं, या तो जीएसटी लगेगा या तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब प्रॉब्लम आई, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज आ रही हैं उस पर क्या जीएसटी लगेगा? क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी तो ना तो सर्विस है ना गुड्स है। तो पहले एफएक्यूज में उन्होंने क्लियर किया था कि ये सर्विस जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं शेयर ब्रोकर, उस पर जीएसटी लगेगा, पर एफएक्यूज की लीगल बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एक वो व्यू है। तो उसको लीगल बाइंडिंग करने के लिए उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट डाल दिया। एक्ट में अमेंडमेंट क्या डाल दिया कि आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, राइट? वैसे पहले भी लग रहा था, शेयर ब्रोकर चार्ज कर रहे थे, जो ब्रोकरेज फीस थी उस पर जीएसटी लगकर आ रहा था, अगर आपने कभी चेक किया, आपको मौका मिला हो तो, ठीक है। पर अब वो क्लियर कर दिया, अब उनका राइट ही हो गया है कि ब्रोकरेज फीस पे आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। एनी अदर डाउट प्लीज? कैन वी प्रोसीड फर्दर?